नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की, जिसको आसान भाषा में चेक बाउंस का केस कहा जाता है। यदि आप कोई ऐसे काम में हैं जिसमें आप पेमेंट्स चेक के ज़रिए रिसीव करते हैं या अपनी पेमेंट्स चेक के ज़रिए किसी को देते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक चेक, बैंक का एक चेक होता है, वो एक मीडियम है पैसों को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करने का। जब आप एक चेक देते हैं तो आप अपने बैंक को बेसिकली इंस्ट्रक्ट करते हैं कि इतने पैसे जो चेक पे लिखे हुए हैं वो मेरे अकाउंट से काट कर आप दूसरे पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, जो पर्सन को आपने वो चेक दिया है। या ऐसे कह लीजिए कि जब आप किसी से चेक लेते हैं, वो बेसिकली एक गारंटी होती है कि जब आप वो चेक बैंक में दिखाएंगे तो आपको उतने पैसे दे दिए जाएंगे जितने पैसे के उस चेक में मेंशन किए गए हैं। तो सवाल ये आता है कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, क्यों ये सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट बनाया गया। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरकार की तरफ से ये एक्ट इसलिए बनाया गया ताकि चेक या अदर इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि डिमांड ड्राफ्ट हो गया या वो प्रनोट हो गए, इन सब पे जनरल पॉपुलेशन का विश्वास बना रहे। ऐसा ना हो कि कोई भी पर्सन कोई भी चेक काट के किसी को भी दे रहा है और सामने वाला बंदा उसको ट्रस्ट करके ले रहा है, लेकिन वो पेमेंट उसको रिसीव नहीं हो रही जब वो बैंक में उस चेक को दिखाता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने ये एक्ट बनाया है। ये एक्ट बेसिकली चेक काटने वाले पे एक क्रिमिनल लायबिलिटी एस्टैब्लिश करता है अगर उसका वो दिया हुआ प्रॉमिस यानी कि वो चेक बाउंस हो जाए किसी कारण की वजह से, जैसे कि उसके साइन मैच नहीं कर रहे या उसके अकाउंट में वो बैलेंस नहीं है जिस अमाउंट का उसने वो चेक काटा है। यदि ऐसी किसी कारण की वजह से आपको वो पैसे नहीं मिल पाए तो चेक काटने वाले पे एक क्रिमिनल लायबिलिटी बना देता है ये एक्ट। लेकिन ये सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के कुछ कंडीशंस हैं जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन ये है दोस्तों कि जब आपको कोई चेक मिलता है उस पे मेंशन डेट से 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको वो चेक बैंक में प्रेजेंट करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप चेक काटने वाले पर्सन पे अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट केस नहीं कर सकते। तो याद रखिए कि चेक पे जो डेट मेंशन की गई है उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपने वो चेक बैंक में प्रेजेंट करना यकीनी बनाना है। अब उसके बाद पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई तो ठीक, अगर वो किन्हीं कारण पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होती है, वो चेक बाउंस हो जाता है या सिग्नेचर मैच नहीं करते या कुछ ऐसी बात होती है, तो उस पर्सन को, चेक काटने वाले पर्सन को विदिन 30 डेज़, जब आपको रिटर्न रिसिप्ट मिलेगी बैंक से, विदिन 30 डेज़ ऑफ दैट आपने एक लीगल नोटिस सेंड करना है उस पर्सन को। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो लीगल नोटिस आप अपने एडवोकेट के थ्रू ही सेंड करें, अपनी लेटर पे आप अपने साइन करके भी लीगल नोटिस सेंड कर सकते हैं। अब वो लीगल नोटिस में क्या लिखना है, वो लीगल नोटिस में सीधे सीधे आपने वो पैसे ही डिमांड करने हैं जो पैसे के उस चेक में प्रॉमिस किए गए थे। आप चाहें तो ज़्यादा डिटेल में वो लीगल नोटिस बना सकते हैं, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखने में आया है कि लीगल नोटिस कोई भी ज़्यादा डिटेल में नहीं बनाता है। वो सिंपली अपने चेक में जो अमाउंट उन्होंने मेंशन की गई होती है उसको डिमांड करते हैं। अब दूसरी बात, जब आपने वो लीगल नोटिस भेज दिया उसके बाद आपने 15 डेज़ का टाइम एटलीस्ट देना है सामने वाले पर्सन को कि वो आपकी जो पेमेंट है, वो चेक में मेंशन की गई पेमेंट है, वो आपको दे दे। और अगर वो पेमेंट आपको नहीं देता है तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं उसके खिलाफ अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। दोस्तों, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रिजम्पशन का प्रिंसिपल मेंशन किया गया है। प्रिजम्पशन के प्रिंसिपल का मतलब है कि कोर्ट, जब आप केस फाइल करेंगे तो कोर्ट पहले ये मान के चलेगा कि जो भी अमाउंट उस चेक में मेंशन्ड है वो उस चेक काटने वाले की तरफ ड्यू है जो उसने आपको लेजिटमेटली देनी है। अब वो अमाउंट चाहे कोई उधार हो या कोई कर्ज हो या कोई आपने उसको सामान बेचा हो या कुछ भी हो, कोर्ट फ़िलहाल यही मान के चलेगा कि उस बंदे ने आपके पैसे देने हैं, इसलिए उसने उसी के अगेंस्ट वो चेक काटा है जो आपने बैंक में प्रेजेंट किया और वो बाउंस हो गया और जिसके रिगार्डिंग आप ये केस फाइल कर रहे हैं। इसका मतलब टोटली ये भी नहीं है कि आप किसी पे फेक केस फाइल कर दें, किसी का चेक आपके हाथ लग गया तो आपने कोर्ट में केस फाइल कर दिया कुछ भी लिख के।
कि आपके पास प्रिजम्पशन का प्रिंसिपल आपके फेवर में है लॉ का, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि उस टाइम आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन होगी और वेरियस टाइप्स ऑफ लीगल प्रोसीजर होंगे, जिसमें एविडेंसेस वो भी लेके आएंगे, आप भी लेके जाओगे। तो जो सच्चाई है, जो न्याय है, वही करेगी कोर्ट। ऐसा नहीं होगा कि गलत तरीके से कोई भी चेक बैंक में प्रेजेंट करके कोर्ट में केस फाइल कर देगा और कोर्ट उसकी ही सुनेगा। तो ऊपर से बेसिकली यही फंडा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का, जो लेमैन लैंग्वेज में आपके लिए जानना ज़रूरी है और आपकी लाइफ में हेल्प करेगा। और आप देख सकते हैं कि चेक कितना पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। अब इसकी सज़ा की बात करें तो डबल अमाउंट की पेनल्टी हो सकती है। सपोज़ 10 लाख का चेक है तो 20 लाख तक कोर्ट पेनल्टी लगा सकती है सामने वाले बंदे को गलत चेक इशू करने के लिए। उसके ऊपर से 2 साल की कैद भी हो सकती है। तो जैसे कि आपने समझा कि चेक एक बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, तो इसका सही से इस्तेमाल करना चाहिए। किसी को भी चेक तभी इशू करें जब आपके अकाउंट में प्रॉपर बैलेंस हो। कभी भी अपनी चेकबुक को साइन करके ना रखें। हो सकता है कि आपकी चेकबुक में एक आधा चेक कोई चुरा ले और वो गलत बैंक में प्रेजेंट करके आपके ऊपर झूठा केस फाइल कर दे, क्योंकि वुमेन सेंट्रिक लॉज के अलावा यही एक लॉ है जिसको सेकंड लीगल टेररिज्म कहा जा सकता है इस देश में। अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को छोड़कर किसी और केस की बात करें जो कि सबसे ज़्यादा फेक फाइल होते हैं इस देश में, तो वो सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में ही होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और आपके काम भी आएगी। अगर अच्छी लगी तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही और लीगल इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।